कहने को तो मैं बाजार से घर आ गई थी, पर लग रहा है मेरी खाली देह ही वापस लौटी है। मन तो जैसे वही बाजार से मेरी बचपन की सखी सुकन्या के साथ चला गया था। शायद उसका चमन बनाने के लिए आज पूरे 3 वर्ष बाद मिली सुकन्या होठों पर वही सदाबहार मुस्कान लिए। यही तो उसकी विशेषता है। अपनी हर परेशानी, हर तकलीफ को अपनी मुस्कुराहट में वह इतनी आसानी, इतनी सफाई से छिपा लेती है कि सामने वाला को धोखा हो जाता है कि इस लड़की को कोई गम नहीं है। अरे भाई, आप जादू की सब्जी बना रही हैं। विवेक अपनी पत्नी को देखते ही मैं यथार्थ के धरातल पर आ गई। मुझे ध्यान आया कि मैं खाली कुकर में कलछी चला रही हूँ। वह शायद पानी पीने के लिए किचन आए थे। क्या बात है विनी, परेशान हो? उन्होंने पूछा। आओ बैठकर बात करते हैं। पर खाना मेरे यह कहते ही यह बोले, तुम्हें भी पता है मन में इतनी हलचल लेकर तुम ठीक से खाना बना नहीं पाओगी, और मैं शक्कर वाली सब्जी का नहीं पाऊंगा। मैं अपलंग सी विवेक का चेहरा देखती रही, जो मुझसे भी ज़्यादा समझते हैं। आज एक बार फिर ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देने को मन कर रहा है कि उसने मुझे इतना समझाने वाला पति दिया है। फिर से खो गई। विवेक ने चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, आन दो सासू माँ को, उनसे पूछूंगी कि कहीं आप अपनी बेटी कुंभ के मेले से तो नहीं लाई हैं, बार बार खो जाती है। इन्होंने मुझे सोफे पर बैठाते हुए कहा, अब बताओ क्या बात है? आपको सुकन्या याद है? कौन है वो शरारती लड़की जिसने हमारे विवाह पर मेरे दोस्तों को सबसे ज़्यादा छकाया था? क्या हुआ उसे? उन्होंने पूछा। आज बाजार में मिली थी। पता है, कॉलेज में हम 3 सखियों के आपस में बहुत घनिष्ठता थी। मैं, पारुल और सुकन्या, हम तीनों के विचार, व्यवहार तथा पारिवारिक स्थितियाँ एक दूसरे से एकदम अलग थी। हम दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। पारुल के पिताजी शहर के जाने माने लोहे के व्यापारी थे। घर में धन दौलत की गंगा बहती थी। पापा भी सरकारी महकमे थे। हम पर दौलत की बरसात तो नहीं थी, पर ईश्वर की कृपा से ऐसी कोई कमी नहीं थी। उसके विपरीत पिता बहन सुकन्या पर घर खर्च भी मुश्किल से तब पूरा होता है जब वह और उसकी माँ सारा दिन सिलाई करती थी। इसके बावजूद मैंने कभी भी उसके माथे पर परेशानी की एक शिकन नहीं देखी थी। शायद हमारी आर्थिक स्थिति जैसे ही हमारा स्वभाव था। नाजों में पली पारुल जरा सी तकलीफ में घबरा जाती थी, तो दूसरी तरफ सुकन्या बड़ी से बड़ी परेशानी भी बिना उप किए झेल जाती थी। बच्ची मैं, जिसके लिए सुकन्या कहती थी कि अच्छा है कि तू मेरे और पारुल के बीच में रहती है, वरना यह पारुल तो मुझे भी अपनी तरह कमज़ोर बना देगी। कांच की गुड़िया। पारुल भी कहाँ चुप रहती। पलट कर जवाब मिलता, हाँ रहने दे, मुझे कांच की गुड़िया की तरह नाजुक मुझे नहीं बनना, तेरी तरह पत्थर सीने में दिल ही नहीं। और बदले में सुकन्या या शेर सुनाकर लाजवाब कर देती थी। आई ये कि किस्मत तो बस टूट जाना है। आईने बनाने से बेहतर है पत्थर बनो। तराशो जाओगे तो देवता कहलाओगे। पर वक्त की मार देखो, मेरी दोनों सहेलियां टूट कर बिखर गई। पत्थर थी वह भी, और कांच थी वह भी। मेरी आंखों में रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया था। मैं बहुत देर तक विवेक की बाहों में सिसकती रही। मुझे बताओ क्या हुआ है, इसके बाद तुम्हारा मन में भी हल्का हो जाएगा। काफ़ी देर की खामोशी के बाद विवेक बोले तो मैंने सब कह डाला। हमारा कॉलेज में पहला वर्ष ही था कि पारुल की सगाई हो गई शहर के ही व्यापारिक बेटे विजय से। वह दोनों रोज़ एक दूसरे से फ़ोन पर घंटों बातें करते थे। वह अपनी सारी हमने सैर करती, घंटों बीत जाने पर भी पारुल की बातें खत्म नहीं होती, और सुकन्या अक्सर उसे चिढ़ाने के लिए कहती कि हे भगवान, जिस लड़की की सगाई हो गई हो उसके तो पास ही भटकना चाहिए। यह सुनकर पारुल रूठ जाती और मुझे बचाव करवाना पड़ता था। मुझे आज भी याद है जब पारुल की विवाह से ठीक 1 महीना पहले विजय ने शादी से मना कर दिया। परिणाम यह हुआ कि पारुल, जिसने कभी कोई छोटा सा दुख भी नहीं झेला था, उसी रात उसने एक चिट्ठी में यह लिखकर कि मैं विजय के बिना नहीं जी सकती हूँ, आत्महत्या कर ली। उसी दिन सुकन्या ने मुझसे कहा था, विनी, मैं शादी से पहले किसी को अपने इतने करीब नहीं आने दूंगी कि उसके दूर जाते ही मेरी ज़िंदगी मुझसे रूठ जाए। और अभी 2 महीना पहले ही तो उसने मुझे फ़ोन पर बताया था मेरी सगाई हो गई है। विनी खुशी जैसी उसकी आवाज़ से झलक रही थी, तो मैंने भी पूछ
क्या नाम है, बातें बातें की। धीम नाम है उनका। और हाँ हाँ, खूब बातें करते हैं तो आखिर पत्थर को भी बोलना आ ही गया। अब तो धीर जी मिलना ही पड़ेगा। मैंने चुटकी ली। हाँ विनी, मुझे पता है ही नहीं चलता कि कब धीरे ने मेरे पत्थर दिल को पिघलाकर मौन बना दिया और जैसे उसे धड़कना सिखा दिया। 3 महीने बाद शादी है, तो जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर आऊँगी, मैंने कह दिया। आज बाजार में मेरे होठों पर वही बाहर मुस्कान लिए मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो धूप में? शादी को 1 महीने से कम समय रह गया है। इतनी धूप में घूमोगी तो काली हो जाओगी। अरे तुझे तो पता है, पार्लर खोला है, उसी का सामान लेने जा रही हूँ। वह जैसे मुझसे पूछा, छुड़ाना चाहा हो? अरे पार्लर पार्लर छोड़ पिया के घर जाने की तैयारी कर, मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा। तभी मेरी नज़र उसकी आंखों पर गई। शायद वह 1 सेकंड का शोभा भागा जितना ही समय था जब उसकी आंखों में दर्द की लकीर गुजरी, जिसे उसने बहुत सफाई से छिपा लिया था। अगले ही क्षण उसकी सदाबहार मुस्कान वापस उसके होठों पर थी। वह मुझसे नजर नहीं मिला रही थी। वह झटके से वापस जाने के लिए मुड़ी, पर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, एक्सरे आज नहीं, कहकर वह अपना हाथ छुड़ाने लगी। नहीं, आज ही मैंने जिद की। हमेशा ही ऐसा होता था। उसे जब भी मुझसे अपनी कोई परेशानी छिपानी होती थी, मुझसे नज़र मिलाने से कतराती थी। कहती थी, मैं अपने हंसते चेहरे की आड़ में अपना दर्द सारी दुनिया से छिपा लेती हूँ, पर एक्सरे तू फिर सब समझ जाती है। और तब वह मुझे विनी ना कहकर एक्सरे बुलाती थी। आज भी ऐसा हुआ था। कल धीर से घरवाले आए थे। उन्होंने अचानक ही अपनी डिमांड बढ़ा दी। जब अम्मा ने मजबूरी बताते हुए हाथ जोड़े तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। उसने अपना चेहरा घुमाते हुए कहा, कल तेरा रिश्ता टूटा और आज तू पार्लर जा रही है। मुझे अपनी ही आवाज़ गले में फंसती हुई लग रही थी। तू तो जानती है, हम दोनों बहनें ने कितनी मुश्किल से पैसे जोड़ कर यह पार्लर खोला है, और अब अगर शहालग के समय पार्लर बंद रखेंगे तो काम कैसे चलेगा? विवेक, किस्मत की मार देखो। मेरी दोनों सहेलियों के साथ एक जैसे ही हादसे हुए। पारुल कांच की तरह टूटकर बिखर गई। उसका टूटना भी सबने देखा और बिखरना भी। और दूसरी तरफ सुकन्या, वह ना तो टूट सकी और ना बिखर सकी, क्योंकि अगर वह कांच की तरह टूट कर बिखरती तो टूटे हुए कांचों से उसके अपने ही लहू लुहान हो जाते, घायल हो जाती उसकी माँ बहनें। तभी तो उसने अपने टूटे हुए ख्वाबों को अपने दिल में ही दफन कर दिया। उसको तो दुखी होकर शौक मनाने का अधिकार भी नहीं था। उसके ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी जो थी